के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार दून रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन मणिपुर के 402 यात्री भेजे। यात्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में रोस्टर व्यवस्था खत्म, शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। ग्रीन और ऑरेंज जोन में नहीं कोई रोक। उत्तराखंड में आप चल सकेंगे सार्वजनिक वाहन। 8 शहरों में ऑड इवन पैटर्न की व्यवस्था, 50% क्षमता के साथ ही चलेगा सार्वजनिक परिवहन। मजदूरों ने किया एयरपोर्ट पर प्रदर्शन, घर भेजने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। विभिन्न प्रदेशों के 600 मजदूर जाना चाहते हैं घर। कोरोना काल से बचाने में उपयोगी होम्योपैथिक दवाई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होगी मदद। लोगों को निःशुल्क बांटी जा रही होम्योपैथिक दवा। गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला, 2 मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य लोग गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की खबरों से शुरुआत करेंगे। देहरादून में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 93 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि आज भी एक मरीज कोरोना का मिला है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की स्थिति कोरोना के मामले में बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार खुद जोन का निर्धारण करेगी। अधिकारियों को, महिला कर्मचारियों को अगर कोई ऐसी बीमारी है, जाने वाले लोगों के लिए भी उन राज्यों के साथ हमारी वार्ता करके ट्रेनों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिहार के भी कुछ ज़िलों बिहार गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है किन किन ज़िलों में वो ट्रेन भिजवाना चाहते हैं। तो हमने रेलवे के साथ बात करके उनका भी कार्यक्रम तय किया है और उनको रेल के माध्यम से भी भेज रहे हैं। कई जगह जहाँ की वो बसों के माध्यम से जाया जा सकता है, वहाँ बसों के माध्यम से भेज रहे हैं। तो जैसा अभी हमने आपको फिगर दिया कि लगभग 38,000 लोगों में हमने 22,000 लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है। और ये अभी तक की जो हमारे पंजीकरण की सूचना है, हो सकता है कि संख्या और कुछ बढ़ती है तो फिर और लोगों को करेंगे, लेकिन जो अभी पंजीकृत व्यक्ति हैं वो इतने हैं, लगभग 40,000 हैं, जिनमें से लगभग हमने 22,000 से अधिक लोगों को भेज दिया है। और ये भेजने का सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा। और ट्रेनों की व्यवस्था हम रेलवे के साथ बात करके और उन राज्यों के साथ बात करके हम निरंतर करते आए हैं। प्रवासियों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, जो प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओन व्हीकल या टैक्सी के लिए, उसमें सर रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक तो डेट नहीं आती है। जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद पता चलता है कि आपको 3 दिन बाद की डेट मिली है। टैक्सी वाले से जो कॉन्टेक्ट होता है वो अगले दिन या दूसरे दिन का होता है, तब तक वो भी चला जाता है। देखिए क्या है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, हम ये सब कष्ट क्यों उठा रहे हैं। हम ये कष्ट इसीलिए उठा रहे हैं कि हमें इस रोग के फैलाव को रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे लोग प्रवासी जो बाहर परेशानी में हैं, आना चाहते हैं, उनको भी लाना है। दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना है। यदि हर टैक्सी में चढ़ के, हर बस में चढ़ के, हर ट्रेन में चढ़ के अगर 3 लाख लोग एक दिन में पहुंच जाते हैं, तो आप समझिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था होगी, जिससे कि जो आ रहे हैं वो भी, उनको भी खतरा है और जहां वो जा रहे हैं वहां भी खतरा है। इसीलिए अपने आप जो है, जब तक आपको टाइम और डेट न बताया जाए आप ट्रैवल न करें, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। कई बार इस प्रकार की भी बातें आई हैं कि लोगों ने व्यवस्था करके वो हमारे सीमा में आ गए हैं। और उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में 50% यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दे दी है। इसके बारे में पूरी जानकारी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं ये पूरी जानकारी। उत्तराखंड में अब चल सकेंगे सार्वजनिक वाहन, 8 शहरों में ऑड इवन पैटर्न की व्यवस्था, 2 पहिया वाहन सभी दिन चल सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। 50% क्षमता के साथ ही चलेगा सार्वजनिक परिवहन।
ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति। परिवहन विभाग इसके लिए जारी करेगा एसओपी। रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। इंटर स्टेट परिवहन सामान्य तौर पर प्रतिबंधित, लेकिन संचालन के लिए शर्तें तय। रेड जोन में नहीं होने से अब पूरे प्रदेश में बसों सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन का संचालन हो सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसों के संचालन से लोगों को बड़ी राहत मिली। सरकार ने इंटर स्टेट परिवहन के संचालन को भी सहमति दी। नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरी तरह से करना होगा पालन। 8 शहरों में ऑड इवन व्यवस्था। उत्तराखंड में लॉकडाउन के चौथे चरण में अब वाहनों का संचालन होने लगेगा, लेकिन अधिक आबादी वाले 8 शहरों में निजी वाहनों का संचालन ऑड इवन नंबर प्लेट के हिसाब से होगा। एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन इवन नंबर के चौपहिया वाहन चलाए जा सकते हैं। वहीं दोपहिया वाहन सभी दिन चल सकेंगे। उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के अलावा अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने सड़कों पर वाहनों की सीमित संख्या रखने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था बनाई है। जिले को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये व्यवस्था प्राइवेट वाहनों के लिए रहेगी। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की, ऋषिकेश। और इसी बीच उत्तराखंड के डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों ने किया एयरपोर्ट पर प्रदर्शन। आपको बता दें, मजदूरों ने एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया है। घर भेजने की मांग को लेकर किया मजदूरों ने प्रदर्शन। मजदूरों ने ठेकेदार पर लगाया अनदेखी का आरोप। पुलिस प्रशासन मौके पर सभी को समझाया पहुंचकर। आपको बता दें, कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने दिया आश्वासन कि आप सभी को घर भेजा जाएगा। सभी को घर भेजने की कर रहे व्यवस्था। विभिन्न प्रदेशों के 600 मजदूर जाना चाहते हैं अपने घर। तो एयरपोर्ट पर विस्तारीकरण में लगे मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हर राज्य की तस्वीरें सामने आती रही हैं मजदूरों को लेकर, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन के चलते मजदूर फंसे हुए हैं। और ऐसा ही कुछ मामला ये डोईवाला से सामने आया। डोईवाला के एयरपोर्ट पर तमाम मजदूर हैं जो घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, और इन्होंने हल्का सा सुबह प्रदर्शन भी किया था। और क्योंकि लगभग 600 मजदूर यहाँ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के काम में लगे हैं, सब घर जाना चाहते हैं। पिछले 55-56 दिन से इनको इंतजार था कि लॉकडाउन अगर में ढील मिली तो ये लोग घर जाना चाहेंगे। लेकिन आज इन्होंने नाराज़गी जताई है, और खासकर जो एयरपोर्ट का ये एलो वाली कंपनी है जो विस्तारीकरण का काम कर रही है, इनके खिलाफ उन्होंने नाराज़गी इस बात को लेकर जताई कि इनकी उपेक्षा की जा रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि सभी मजदूरों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है, सबको खाना दिया गया है, और इनके पैसे जो इनके बनते हैं वो सब देने की बात की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके मजदूरों ने अपना रोष इसलिए जताया कि वो हर हाल में घर जाना चाहते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आकर स्थिति को संभाला और सभी को आश्वासन दिया कि उनकी व्यवस्था की जा रही है, और जैसी कोई व्यवस्था होती है तो सबको घर भेजा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम इन मजदूरों से सरकार भी अपील करे कि आप लोग नाराज ना हो, सबकी व्यवस्था की जा रही है। और क्योंकि 600 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तो इन सभी की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन स्तर पर की जा रही है। सरकार की तरफ से यहाँ पे दिनेश सजवान जी पहुँचे थे, उन्होंने भी सबको आश्वासन दिया है कि सभी की व्यवस्था की जाएगी, सबको घर भेजा जाएगा। भेजा जा रहा है। राजकुमार के न्यूज डोईवाला। और होम स्टे वाहन और गैर वाहन के क्षेत्र में अपना स्वरोजगार संवारने हेतु जनपद के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे आवेदकों ने जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल के सम्मुख साक्षात्कार दिया। उन्होंने आवेदकों के स्वरोजगार के प्रति योजनाओं में रुचि को देखते हुए उनके व्यावसायिक कार्य के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग कर रही है, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ अपनी योजनाओं को व्यावसायिक विस्तार देना होगा। बैंकों के साथ अपना तालमेल अच्छा बनाएं, ताकि अपने साथ आप अन्य
खाली हाथों को भी रोजगार दे सकें। साक्षात्कार में होम स्टे के 13 आवेदन में से 12 स्वीकृत और एक अस्वीकृत, वाहन मद में 14 आवेदन में से 11 स्वीकृत, 3 अस्वीकृत और गैर वाहन मद में 2 आवेदन में से दोनों स्वीकृत किया गया है। और पूरे देश में पलायन कर रहे मजदूरों का जत्था थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा थापक नागला के रहने वाले 11 प्रवासी मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी में फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल कर उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि उनके पास जितना राशन था समय के साथ खत्म हो गया है, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महिला समेत 11 लोग किसी तरह दिन रात काट रहे हैं। वायरल वीडियो में वहां से किसी भी सूरत में निकालने की मांग की गई है। भाई उधर गए, मेरा आदमी गया है, तो बड़े परेशान है यहाँ से, तो कोई भी नहीं कमाने वाला है, कहाँ से खाएं हम। वो भी उधर फंस गए थे, काम करने गए थे, मजबूरी करने, यहाँ से आए नहीं है, 3 महीने हो गए। हमें भी यहाँ से कहाँ खाएं, बच्चे को कहाँ खिलाएं मैं। और देश और राज्य इस समय कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है। अभी तक इस बीमारी की कोई दवाई नहीं बनी है, जिस कारण लोग घरों में कैद हैं। तो वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट रही है, जिसके बाद अब भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के निर्देश पर कोरोना काल में लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की दवाई निःशुल्क देकर मदद की जा रही है। डोईवाला के होम्योपैथिक हॉस्पिटल की प्रभारी डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और उनकी टीम कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोगों की मदद कर रही है। जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार और जो होम्योपैथिक विभाग, उत्तराखंड होम्योपैथिक विभाग के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह के आदेश अनुसार जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय डॉक्टर JL फिरमाल के सौजन्य से, जो कि रिसर्च हुई है CCRH से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक, आयुष डिपार्टमेंट से, ये हमें गाइडलाइन जारी हुई है कि ये दवाइयाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है इस वायरस की, इस बीमारी के अगेंस्ट। और रुद्रपुर कोतवाली के 2 सिपाहियों पर चाकू से हमले के मामले में 2 मुख्य आरोपी सहित अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। 4 आरोपी रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और स्कूटी सहित घटना में इस्तेमाल 2 चाकू बरामद किए हैं। इसके साथ ही SSP ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सोमवार देर रात रुद्रपुर कोतवाली में तैनात सिपाही आसिफ हुसैन और अर्जुन करतारपुर यूपी बॉर्डर के पास गश्त कर रहे थे, तभी बाइक में 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दोनों सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। तलाशी के दौरान एक युवक की कमर पर पिस्टल लगा दी। लाइसेंस मांगने पर दोनों सिपाहियों से अभद्रता करने लगे और दोनों आरोपियों ने सिपाहियों पर चाकू से हमला कर दिया। SSP वरिंदर जीत सिंह ने बताया कि सिपाहियों पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। तकरीबन यहाँ पर जो रुद्रपुर में पता चला है, इनके कुछ साथी थे, ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। उनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारे लोग लॉकडाउन की ड्यूटी में लगे हुए हैं अभी। ये सारे आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। तो इसमें जो है निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय को इसमें NSA की रिपोर्ट बना के भेजेंगे, ताकि ये लोग जो बेल पर आ जाते हैं या बार बार आके क्राइम कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगे। नैनीताल हाईकोर्ट में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आ रहे प्रवासियों की रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग मामले में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट को बताया कि बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों की राज्य की सीमा पर रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग के लिए ICMR से सलाह ली जा रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने 20 मई तक इस मामले की जानकारी कोर्ट को देने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की खंडपीठ में हुई। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष
नीतीश झा सेक्रेटरी हेल्थ उपस्थित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और उन्होंने अवगत कराया कि वो ICMR से कंसल्टेशन करके रैपिड टेस्टिंग के बारे में परसों तक कोर्ट को सूचित करेंगे। धन्यवाद। और देहरादून के थाना पटेल नगर के औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में आग लग गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर एहतियात के तौर पर आसपास के आवासीय भवनों को खाली कराया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि कंपनी में खाने का तेल बनाया जाता है। और लॉकडाउन के दौरान मिली खनन की परमिशन के बाद खनन माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से नंबरों को संचालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया सुबह से लेकर रात भर खनिज से भरे ट्रकों का संचालन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा खनन करने वाले वाहनों का रूट निर्धारित किया गया है, लेकिन खान कारोबारी आबादी क्षेत्रों से खनन से भरे ट्रकों को लेकर जा रहे हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से भी की गई है। शिकायत पर उप जिलाधिकारी द्वारा 6 ट्रकों को सीज कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। के भीतर तकरीबन 6 डंपर यहाँ पे सीज किए जा चुके हैं और ये सभी डंपर जो हैं वो रिवर ट्रेनिंग के अनुज्ञापी हैं, उनके द्वारा जो डंपर लगाए गए हैं वो ओवरलोडेड जो उनकी अनुमानित क्षमता है उससे कहीं अधिक पाए जाने के आधार पर इनको सीज किया गया, इनका चालान किया गया और उन पर कार्रवाई की गई। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मंगलौर की करेंगे। मंगलौर के थाना झवरेड़ा क्षेत्र के गांव नगला कबड़ा में जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ। घटना में 5 लोगों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक घायल पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर संबंधित मामले में तहरीर प्राप्त होती है तो उसके मद्देनजर भी कार्रवाई की जाएगी। नगलाकोड़ा थाना झबरेड़ा क्षेत्र अंतर्गत रिश्तेदारों के मध्य जमीन को लेकर विवाद होने के कारण एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के पैर में गोली मारे जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम कैसे कैसे घटित हुआ, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तब इस बीच उपचार के लिए जो घायल व्यक्ति है राशिद,
उसे अस्पताल भिजवाया गया है ताकि उसे अग्रिम उपचार मिल सके। पीड़ित पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर थाने को उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और उत्तराखंड सरकार के विशेष प्रयासों से कुमाऊं मंडल के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसे लगभग 1400 यात्रियों को अहमदाबाद गुजरात से लेकर एक विशेष ट्रेन रविवार को शाम 7:45 पर लालकुआं पहुंची। ट्रेन पहुंचने पर जिला अधिकारी सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्तराखंड प्रवासियों का स्वागत किया। आने वाले यात्रियों का मुख्यमंत्री और मंगलौर के मोहल्ला कठेड़ा में बच्चों के बीच हुआ विवाद बड़ों के बीच में खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही जमकर एक दूसरे पर ईंटें भी फेंकी गईं और तो और कुछ लोगों ने तलवारें भी निकाल ली, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। खूनी संघर्ष की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। भीषण संघर्ष के दौरान 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की माने तो संबंधित मामले में जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पक्षार तलवार सामना कर दिया हमारे ऊपर। मैं अपने बच्ची की पट्टी कराने जा रहा था साहब, मैं तो कभी लड़ता भी नहीं। 8-6-7 जने नीचे पड़ रहे, सिर पर तलवार टेक दी तुम। तो मैं आपस में जो बच्चे जो पतंग को उड़ाने के लिए जो है झगड़ा हुआ है, जिस कारण से जो है दोनों पक्षों में आपस में जो है वाद विवाद हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है कठेड़ा में जो है भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस जो है सूचना पर जो है मौके पर पहुँची, जिससे पुलिस ने जो है भीड़ को जो है तीतर बीतर किया गया है और जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो इनको हटाए गए थे। अब बाकी जो घायल थे जिनको चोटें आई थी, जिसमें जो 2 महिलाएं और 3 अन्य व्यक्ति थे जिनको जो उपचार हेतु जो भेज दिए गए। और कोविड-19 के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन का असर साफ तौर पर व्यापारियों पर भी पड़ा है। मंगलौर कस्बे के मध्यवर्गीय व्यापारियों ने ईद के मद्देनजर बहुत पहले से ही उधार कर्ज को लेकर जो स्टॉक लगाया था वह लॉकडाउन के चलते दुकानों में रखा हुआ है। अब इन व्यापारियों के सामने घर के खर्च चलाने को भी दिक्कतें आने लगी हैं। हताशा व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते जूता कपड़ा व्यापारियों के साथ साथ कॉस्मेटिक के दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लड़के हैं और इतनी उनकी तनख्वाह कहाँ से दें? बोले 2 महीने दुकान में घर के खर्चे कैसे दें? भूख मरी के क्या करें? वहाँ से गए तो सीजन खत्म ईद का में हो गया। साल भर ईद का सीजन लगता था और मेरा 7 दिन में खत्म हो गया। भूख मरी की नौबत आई, कहाँ से फैसला है? कारोबार कैसे बंद है? गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे कुछ लोग इसमें मदद करें, बाजार खुला है। सभी व्यापारी लगभग हर तरीके से परेशान हैं। शादियों का सीजन भी फ्लॉप हो चुका है और अब ईद सर पे थी, ईद में बहुत खरीदारी पब्लिक करती थी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद होने की वजह से ईद का भी सीजन पिट गया है। यहाँ तक कि किराए देने के लिए भी लोगों पे पैसा नहीं बचा है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है इस वक्त में, तमाम लोगों के लिए परेशानी है कि भाई कपड़े का काम है, जिन लोगों का दूसरी दुकानें हैं, किसी का चूड़ी का काम है, किसी का किस चीज़ का काम है। हर एक आदमी सीजन के लिए अपनी अपनी तैयारी करता है ताकि भाई सीजन आवेगा दूसरा लोगों का पैसा देंगे। मजदूरी भी लोग करते हैं तो किसी दुकान का किराया भी है, सब चीज़ इसमें होती है। तो वो सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई सीजन आवेगा, रमज़ान में से 2 पैसे कमाएंगे ताकि लोग भाई परेशानी लोगों की दूर होंगी, उसी के लिए तैयारी करते हैं। घर बच्चे परेशान हैं, खुद परेशान है, 1 रुपया खाने के लिए नहीं है। ये गरीब आदमी है, कहीं से मांग कर भी खाता तो दुकानदार कहाँ से मांग कर लावेगा। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।